सो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना फोल्डेड डाइपोल एंटीना के बारे में, जो कि अपन अभी तक अपन ने जो देखा डाइपोल एंटीना के बारे में अपन ने स्टडी करी है। और जो है अपन ने एक और चीज़ पढ़ी थी, डाइपोल एंटीना के जो फीडिंग्स मेथड है उसकी अपन ने स्टडी कर ली थी, है ना। और एक जो ये मोनोपोल एंटीना है इसकी अपन ने स्टडी करी थी। मोनोपोल एंटीना के बारे में अपन ने जाना था, एक थोड़ा सा आइडिया लिया था कि इस तरीके से λ/4 जो होती है उसकी लेंथ होती है मोनोपोल एंटीना की। एक तरीके से आधा हिस्सा होता है मोनोपोल एंटीना के अंदर, है ना। ये वाला आधा हिस्सा होता है और ये वर्चुअल लाइन होती है इसकी, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है उसको वर्चुअल मोनोपोल बोला जाता है, ठीक है। सो बेसिकली मोनोपोल देखा था अपन ने। डाइपोल एंटीना जो है उसकी स्टडी अपन ने करी थी। डाइपोल एंटीना के जो डिफरेंट फीडिंग मेथड है उनके बारे में अपन ने जान लिया था, है ना। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है फोल्डेड डाइपोल एंटीना, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो इसके नाम से अपन को लग रहा है फोल्डेड, मतलब फोल्ड किया हुआ डाइपोल एंटीना को जो है फोल्ड किया है, ठीक है। इसकी जो है स्टडी अपन करेंगे। सो बेसिकली जो इसकी आउटलाइन होती है, सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन, जो कौन सा पढ़ेंगे, बेसिक ऑफ फोल्डेड डाइपोल एंटीना। बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, बेसिक्स क्या होते हैं इसकी जानकारी अपन लेंगे फोल्डेड डाइपोल एंटीना के अंदर, सबसे पहले टॉपिक के अंदर। फिर स्टूडेंट अपन देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फोल्डेड डाइपोल एंटीना। जो उसका स्ट्रक्चर होता है फोल्डेड डाइपोल एंटीना का किस तरीके से होता है, इसकी बनावट जो होती है, इसकी डिजाइनिंग होती है वो किस तरीके से होती है, वो अपन जानेंगे। ऑपरेशन मोड ऑफ फोल्डेड डाइपोल एंटीना, ऑपरेशन देखेंगे कि किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है ना। ऑपरेशन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, डिफरेंट पार्ट को डिवाइड करते हैं अपन, वो देखेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से जो है फोल्डेड डाइपोल एंटीना की वर्किंग होती है वो अपन जानेंगे, ठीक है। फिर अपन देखेंगे डेरिवेशन ऑफ इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो क्या होता है, उसका डेरिवेशन किस तरीके से होता है ना, वो अपन जानेंगे, ठीक है। जो और फिर लास्ट में अपन देखेंगे इसके जो एलिमेंट्स होते हैं फोल्डेड डाइपोल एंटीना के, उनके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। सो बेसिकली यही आउटलाइन रहेगी अपनी फोल्डेड डाइपोल एंटीना के बारे में। बहुत ही ईजी से टॉपिक है स्टूडेंट्स, सो बी कॉन्सनट्रेटेड एंड लेट्स स्टार्ट, ठीक है। शुरू करते हैं आप। सो बेसिक जो होता है फोल्डेड डाइपोल एंटीना का स्ट्रक्चर जो इस तरीके से अपनी डायग्राम में देख पा रहे हैं, होता है एक्चुअली क्या, अपना डाइपोल एंटीना की स्टडी करी थी। डाइपोल एंटीना के अंदर से डाइपोल होता है इस तरीके से, ठीक है। मोनोपोल के अंदर से ऊपर वाला होता है और डाइपोल एंटीना के अंदर से कंप्लीट जो है डाइपोल होता है, और यहाँ पे जो है ट्रांसमिशन लाइन कनेक्शन किया जाता है। अब फोल्डेड डाइपोल एंटीना के अंदर क्या होता है, इस तरीके से आगे से इसको फोल्ड कर दिया जाता है, आगे से, और इसको बंद कर दिया जाता है ऐसे। इसको कहते हैं फोल्डेड डाइपोल एंटीना, है ना। और इसकी लेंथ कितनी होती है, λ/2 के बराबर लेंथ होती है इसकी, λ/2 के बराबर। और कितने डिस्टेंस के बाद अपन इसको फोल्ड कर रहे हैं, इसको d डिस्टेंस के बाद अपन जो है फोल्ड कर रहे हैं। एक पैरेलल जो लाइन है इस तरीके से यहाँ पर एक पैरेलल डाइपोल और लगा रहे हैं, कहने का सेंस ये डाइपोल अपन ने और लगाया जो कि पैरेलल है पुराने वाला डाइपोल, ठीक है। और यहाँ पे जो है अपनी ट्रांसमिशन लाइन रहती है, और ये इसका फीडिंग पॉइंट होता है, ये जो है ना नीचे वाला, ये जो है इसका फीडिंग पॉइंट होता है। ये भी जो है इसके फीडिंग पॉइंट, फीडिंग पॉइंट के बारे में जानते ही, पहले अपन पढ़ के आ चुके हैं, जहाँ से अपन कनेक्शन देते हैं ट्रांसमिशन लाइन के, वो होते हैं अपने फीडिंग पॉइंट, ठीक है। सो स्ट्रक्चर के बारे में जब भी अपन को पूछा जाएगा एग्जाम्स के अंदर, तो स्ट्रक्चर के बारे में जब भी अपन को पूछा जाएगा कि फोल्डेड डाइपोल एंटीना का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, तो इस तरीके से अपन जो है डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक साइड से ट्रांसमिशन लाइन के कनेक्शन देंगे। ट्रांसमिशन लाइन के कनेक्शन अपन कहाँ पे देंगे, ए और बी पॉइंट के ऊपर देंगे, जिसको अपन फीडिंग पॉइंट बोलते हैं। वहाँ से अपने डाइपोल स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से अपने डाइपोल जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे ऊपर की तरफ, और इसके पैरेलल में अपन एक और डाइपोल लगा देंगे डी डिस्टेंस के बाद में। डी डिस्टेंस के बाद में अपन जो है पैरेलल डाइपोल और लगा देंगे, जिसकी लेंथ कितनी होगी, λ/2 के बराबर, λ/2 के बराबर होगी इसकी लेंथ, ठीक है। तो इसे लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, ये वाली जो है λ/2 के बराबर होगी इस तरीके से। सो दिस इज़ स्ट्रक्चर ऑफ फोल्डेड डाइपोल एंटीना, ठीक है। अभी तो अपन ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, अपन ने देख लिया कि इसमें पैरेलल होगा। अब इसके कुछ बेसिक्स अपन जानते हैं फोल्डेड डाइपोल एंटीना के, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जूम कर लूँ ताकि अच्छे से अपन को दिख पाए, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल डाइपोल कनेक्टेड एट द एंड फॉर्मिंग अ नैरो वायर लूप, ठीक है। सो बेसिकली टू पैरेलल डाइपोल्स जो होते हैं उसका कनेक्शन होता है, 2 पैरेलल डाइपोल लगाए जाते हैं, और फिर बाद में किस तरीके से नैरो वायर जो लूप है इस तरीके से बनता है। एक लूप जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक क्या है, क्लोज लूप बना है इस तरीके से, क्या है, एक तरीके से क्लोज लूप बना है, ठीक है। तो क्लोज लूप है, नैरो वायर लूप है एक तरीके से ना, नैरो वायर जो है एक लूप यहाँ पे बनाया गया है। सो बेसिकली पैरेलल डाइपोल का जो है ये कनेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है जो लेंथ के बारे में अपन ने जाना, लेंथ ऑफ डाइपोल L इज़ λ/2। लेंथ कितनी होती है इसकी, λ/2 के बराबर। एंड द सेपरेशन बिटवीन 2 डाइपोल इज d, इनके बीच का जो डाइपोल, जो पैरेलल डाइपोल है, ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा, d, और इनकी लेंथ कितनी होगी, λ/2 के बराबर, विच आर वेरी स्मॉलर देन λ,
एंड एल, जो कि डी जो लेंथ है ना ये बहुत ज़्यादा लेस होगी, ठीक है। डी जो है ना ये डी जो है इसकी वैल्यू लेस देन होगी एल से, और वी कैन से लैम्डा से, ठीक है। डी बहुत कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इट हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस दैन हाफ वेव डाइपोल। हाफ वेव डाइपोल से कई ज़्यादा इसका जो है इनपुट इम्पीडेंस होता है। अब हाफ वेव जो है अपन उसका इम्पीडेंस का जो है फॉर्मूला अपने डिराइव कर दिया था लास्ट क्लास के अंदर, तो 73 वैल्यू निकल के आई थी, आपको याद होगा इस चीज़ के बारे में। तो इनपुट इम्पीडेंस अपन ने निकाला था, उसकी वैल्यू थी 73 ओम निकल के आई थी। तो इसका जो होता है हाफ वेव डाइपोल से कई गुना ज़्यादा होता है इनपुट इम्पीडेंस। जो अपना फोल्डेड जो डाइपोल है ना, इसका इनपुट इम्पीडेंस हाफ वेव से कई ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है इसका भी अपन अच्छे से डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। इट हैज़ हाई बैंडविड्थ देन हाफ वेव डाइपोल एंटीना। जो बैंडविड्थ होती है इसकी बहुत ज़्यादा होती है हाफ वेव डाइपोल एंटीना से, बैंडविड्थ इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जो है इसकी जो है इम्पीडेंस की बात करें, इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर 300 ओम ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो ये फोल्डेड डाइपोल है, ये कहाँ पे यूज़ में लिया जाएगा, 300 ओम जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, वहाँ तक के जो है इम्पीडेंस के लिए अपन जो है फोल्डेड डाइपोल को काम में लेंगे। जब भी ट्रांसमिशन लाइन में अपन को बोला जाए कि 300 ओम है ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस, और कौन सा आप जो है डाइपोल यूज़ करोगे, तो अपन कौन सा डाइपोल यूज़ करेंगे, फोल्डेड डाइपोल एंटीना। ऑलवेज रिमेंबर फोल्डेड डाइपोल एंटीना। 300 ओम से आप एकदम से इस चीज़ को याद कर लीजिए, इसको रिमेंबर कर दीजिए। तो 300 ओम जहाँ पर भी आएगा अपन फोल्डेड डाइपोल एंटीना को जो है यूज़ में लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ बेसिक of folded dipole antenna and this is the basic structure of folded dipole antenna, है ना। तो इस तरीके से जो है ये स्ट्रक्चर और इसका जो है बेसिक अपन ने जाना है। अब अपन इसकी बात करेंगे ऑपरेशन की, है ना। ऑपरेशन क्या होता है फोल्डेड डाइपोल एंटेना का। सो बेसिकली जो है ऑपरेशन की अगर अपन बात करें तो दो तरीके से जो है इसके ऑपरेशन को अपन डिवाइड करते हैं, है ना। सबसे पहला जो होता है ट्रांसमिशन लाइन मोड और दूसरा होता है एंटीना मोड। दो तरीके से अपन इसका ऑपरेशन डिवाइड करते हैं। इट इज़ ऑपरेटेड इन 2 डिफरेंट मोड। एक तो ट्रांसमिशन लाइन मोड के अंदर अपन इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और दूसरा जो होता है इसको एंटीना मोड के अंदर अपन ऑपरेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ बेसिकली ए ट्रांसमिशन लाइन मोड। ट्रांसमिशन लाइन मोड के अंदर क्या होगा, दोनों के अंदर एक बेसिक सबसे पहले अपन डिफरेंस जानते हैं किस तरीके से होते हैं। तो अपन सबसे पहले जो है फोल्डेड डाइपोल एंटीना के दो स्ट्रक्चर अपन ने बना दिए, ठीक है। अब ट्रांसमिशन लाइन मोड के अंदर क्या होगा, करंट कुछ इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी, और एक कंप्लीट लूप कंप्लीट करके वापस आएगी। तो इसके अंदर एक लूप जो है वो कंप्लीट करेगी ट्रांसमिशन लाइन मोड के अंदर, ठीक है। सो जो करंट होगी वो करंट अपन क्या बोलेंगे इसके अंदर IT के बराबर करेंगे, क्योंकि टोटल करंट के बराबर होगी। जो भी करंट यहाँ से जाएगी ना टोटल करंट के बराबर ही होगी, ठीक है। और ये जो नीचे वाले पॉइंट है, वी डेफिनेटली लो दीज पॉइंट्स आर फीडिंग पॉइंट्स, जहाँ पर अपन ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो चीज़ इसके अंदर जो करंट होती है, करंट ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन कहने का सेंस क्या, जिस डायरेक्शन में इस डाइपोल के अंदर करंट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सो जो दोनों डाइपोल के अंदर जो करंट होगी वो कैसी होगी, अपोजिट होगी। इस डाइपोल के अंदर जैसे करंट ऐसे जा रही है तो दूसरे वाले डाइपोल में करंट ऐसे आ रही है, ठीक है। तो दोनों डाइपोल के अंदर करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। जो ट्रांसमिशन लाइन जो मोड होता है उसके अंदर करंट जो होती है डाइपोल के अंदर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है। और जो नेक्स्ट चीज़ है वोल्टेज की, अगर हम बात करें तो आधा वोल्टेज यहाँ डिवाइड होगा, आधा वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड होगा। सो वोल्टेज जो अपन देखें, अगर इस डाइपोल ऊपर वाला डाइपोल में वोल्टेज देखें तो कैसा हो जाएगा V/2। जैसे कंप्लीट वोल्टेज अगर V है तो ऊपर वाले डाइपोल के अंदर वोल्टेज रहेगा V/2, नीचे वाले में V/2। इस तरीके से वोल्टेज का डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो वहीं अगर अपन बात करें एंटीना मोड की, तो एंटीना मोड के अंदर क्या होता है, करंट की होती है ना इस तरीके से डाली जाती है। जैसे ट्रांसमिशन लाइन अपन यहाँ पर कनेक्ट की है, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट किया तो करंट ऐसे जा रही है। और कनेक्शन इस तरीके से दिए जाते हैं कि ऊपर वाली जो लाइन डाइपोल होगा ना उसके अंदर भी करंट इस तरीके ऐसे इसके अंदर आए, ठीक है। यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन ये हो और ऊपर वाले डाइपोल के अंदर भी करंट की डायरेक्शन ये हो। इस तरीके से जो है कनेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो है ये होता है अपना एंटीना मोड वाला जो है कनेक्शन। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है, क्या रखनी है कि एंटीना मोड के अंदर दोनों डाइपोल के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। दोनों जो है डाइपोल में करंट की डायरेक्शन सेम होती है। किस तरीके से होती है, अपन कुछ कनेक्शन इस तरीके से देते हैं ताकि ऊपर भी ऐसे करंट जाए, नीचे भी इस तरीके से करंट जाए, ठीक है। इस तरीके से इसमें कनेक्शन दिए जाते हैं। और बेसिकली जैसे अगर करंट अपन माने कि टोटल करंट IA आ रही है जैसे, ठीक है, IA अगर टोटल करंट आ रही है अपन मान लीजिए तो IA/2 इसमें जाएगी, IA/2 इसमें जाएगी, दोनों में आधी आधी करनी चाहिए, ठीक है। IA क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, एंटीना मोड की जो करंट है इस वजह से तो IA बोल रहे हैं, जो कि IA/2 हो जाती है।
और यहाँ पे आई टी अपन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन मोड की करंट है, इसलिए इसको आई टी बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, और अगर वोल्टेज की बात करें तो दैट वी विल यूज़ द सेम कॉन्सेप्ट जो अपन ने पिछले में यूज़ किया ट्रांसमिशन लाइन में। यहाँ पर जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ये V/2 होगा और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा V/2, इस तरीके से, ठीक है। सो इस तरीके से जो है इनकी जो है ऑपरेशन मोड के अंदर करंट का डिवीजन होता है। अब जो अपन को चीज़ जाननी है सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो क्या करती है, रेडिएट नहीं करती, इट डज़ नॉट रेडिएट, ही डज़ नॉट रेडिएट, ठीक है, ये रेडिएट नहीं करती है। और एंटीना मोड के अंदर जो होती है अपना ट्रांसमिशन जो अपना ऑपरेशन करते हैं इसके अंदर क्या होता है, रेडिएशन होता है, इट रेडिएट्स, ठीक है। तो रेडिएशन किस में होता है, ट्रांसमिशन लाइन जो मोड होता है उसमें रेडिएशन नहीं होता है, और एंटीना मोड के अंदर जो अपना डाइपोल है वो रेडिएट करता है, ठीक है। सो ये जो है अपने ध्यान रखने वाली चीज़ है। किस तरीके से ये काम करते हैं इसके ऊपर अपन आगे और स्टडी करेंगे अब, ठीक है स्टूडेंट। सो बेसिकली जो है ट्रांसमिशन लाइन मोड जो ऑपरेशन है उसकी अपन ने स्टडी करी। करंट जो दोनों डाइपोल के अंदर होती है, अपर डाइपोल और लोअर डाइपोल के अंदर दोनों में करंट की डायरेक्शन जो होती है ऑपोजिट होती है, और करंट की वैल्यू दोनों में सेम होती है, वोल्टेज V/2 होता है और रेडिएट नहीं करती है, ठीक है। और दूसरी तरफ अपन बात करें एंटीना मोड की, तो एंटीना मोड के अंदर जो दोनों डाइपोल होते हैं उसमें करंट की डायरेक्शन ऑलवेज सेम होती है, ठीक है। और दोनों में करंट जो होती है I/2 होती है, और वोल्टेज V/2 होता है, और इट रेडिएट करती है। अब रेडिएशन जो है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कैंसिल इस वजह से हो जाता है क्योंकि जो रेडिएशन ये प्रॉपर प्रोड्यूस करेगा ये वाला डाइपोल, करंट ऑपोजिट होने के कारण ये वाला डाइपोल उसके रेडिएशन को कैंसिल कर देगा, ठीक है। और वहीं ये वाला डाइपोल जो रेडिएट करेगा और ये वाला डाइपोल रेडिएट करेगा, तो इस वजह से इनका रेडिएशन का जो है एडिशन हो जाता है। सो यहाँ पे कैंसिलेशन की वजह से ये रेडिएट नहीं करती है, और यहाँ पे जो है पैरेलल ऑपरेशन होता है इनका, इस वजह से ये रेडिएट करता है एंटीना मोड के अंदर, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। डायरेक्ट जो डेरिवेशन है इनपुट इम्पीडेंस का उसकी अपन जानकारी लेंगे इसके, ठीक है। डेरिवेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में अपन जानेंगे। जो इनपुट इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो किस तरीके से जो है उसकी कैलकुलेशन की जाती है वो अपन जानेंगे, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन मोड के बारे में। तो ट्रांसमिशन लाइन मोड के अंदर क्या होता है, वोल्टेज अपन को पता है V/2 है, और अगर अपन ट्रांसमिशन लाइन की इम्पीडेंस की बात करें तो ZT अपन उसको बोल देते हैं, ZT है। तो अगर ट्रांसमिशन लाइन IT की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो V/Z होगा, V कितना है V/2, और Z तो Z ही है, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी V/2 ZT, इस तरीके से निकल के आएगी, ठीक है। सो इस तरीके से जो है निकल के आते हैं। करंट अगर मैं एंटीना मोड के अंदर बात करूँगा तो एंटीना मोड के अंदर मैं उसको ZD बोल रहा हूँ, ठीक है। जो एंटीना मोड है ना उसके अंदर जो इम्पीडेंस है उसको मैं ZD बोल रहा हूँ, तो आइए जो है कितना निकल के आएगा V/2 × ZD, इस तरीके से निकल के आएगा, ठीक है। सो ये तो दोनों की करंट निकल के आ गई, ठीक है। अब अगर इन दोनों को अगर अपन कनेक्ट करते हैं आपस में तो उसके बाद अपने पास जो टोटल करंट मिलेगी वो क्या मिलेगी, दोनों के जो एक लोअर डाइपोल अपन ने कनेक्ट कर लिया, मान लो कि जैसे कि ये वाला डाइपोल और ये वाला डाइपोल अपन ने कनेक्ट कर लिया आपस में। तो इसके अंदर I/2 की करंट है और इसके अंदर IT करंट है, नीचे वाले में IT करंट है। तो दोनों का करंट का सम कितना हो जाएगा IT + I/2, ठीक है, IT + I/2 इस तरीके से। तो बस इस तरीके से इसका करंट निकल के आया। अब जो IT है और IA की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू अपन इसके अंदर डाल देंगे, IT की वैल्यू यहाँ डालेंगे और IA की वैल्यू अपन यहाँ डाल देंगे, ठीक है। तो IT की वैल्यू कितनी थी V/2 ZT, तो यहाँ पे आ जाएगा, और IA की वैल्यू थी V/2 ZD, वो यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे 2 और तो 4 हो जाएगा दोनों मिलकर। फिर अपन ने ऊपर से V कॉमन निकाल दिया बाहर, तो I की जो कंप्लीट वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी V × 1/2 ZT + 1/4 ZD, इस तरीके से जो I की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। सो ये निकल के आया अपने पास कंप्लीट करंट की वैल्यू। अब अपन निकालेंगे इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस कितना हो जाएगा V/I, ठीक है। तो V/I, V को अपन वैसे ही रखा, I की वैल्यू जो है अपन इसके अंदर पुट कर देते हैं, I की वैल्यू जो निकल के आई है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा V और V कैंसिल हो जाएंगे, और 1/2 ZT + 1/4 ZD जो है निकल के आएगा। इसको अपन थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो Z जो इनपुट है, इनपुट इम्पीडेंस है, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4 ZT × ZD / ZT + 2 ZT, इस तरीके से इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू जो है वो निकल के आएगी, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ।
सो इस तरीके से कुछ जेड इन की वैल्यू निकल के अपने पास आएगी इनपुट इम्पीडेंस की, ठीक है। अब होता क्या है कि अपन ने देखा कि जो डायपोल है उसकी लेंथ कितनी है λ/2, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करें, जेड इन की वैल्यू के अंदर यहाँ पे अपन ध्यान दें इसके अंदर, तो लैम्डा की जो वैल्यू थी एल की वैल्यू थी λ/2, तो जेड टी की वैल्यू जो अपन कैलकुलेट करते हैं तो जे Z0 tan बीटा L/2 के इसके बराबर निकल के आती है, ठीक है। जो पुराना डेरिवेशन अपन ने देखे हैं उसके अंदर अपन ने जाना था कि जेड टी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, Z0 tan बीटा L/2 के बराबर लगभग निकल के आती है। और उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बीटा की वैल्यू होती है 2π/λ के बराबर होती है, ठीक है। और एल की वैल्यू कितनी λ/2 के बराबर है ना। यहाँ पे बीटा की वैल्यू होती है 2π/λ और एल की वैल्यू है λ/2, तो ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे तो 2π/4 निकल के आएगी, तो 2 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, π/2 निकल के आएगी, ठीक है। सो इस केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस की अगर अपन बात करें तो जेड टी की वैल्यू कितनी होगी, जेड टी की वैल्यू निकल के आती है इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि 10π/2 कितना होता है, इनफाइनाइट। सो जेड टी जो है वो टोटल कितना निकल के आया, इनफाइनाइट निकल के आया है। कब, जब एल की वैल्यू λ/2 के बराबर है और फोल्डेड डाइपोल के अंदर अपनी एल की वैल्यू λ/2 के बराबर होती है, ठीक है। सो बेसिकली अब जेड टी अपना जो इनफाइनाइट निकल के आया है तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जो है जेड टी जो है ना, जेड इन की जो वैल्यू है इसमें ऊपर और नीचे जेड टी कॉमन निकाल लो। ऊपर और नीचे जेड टी कॉमन निकालेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 ZD / 1 + 2 ZD / ZT, इस तरीके से निकल के आता है। अब जेड टी इनफाइनाइट हो गया तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा 4 × ZD। तो इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू 4 × ZD के बराबर निकल के आई है, ठीक है। 4 × ZD के बराबर निकल के आया। व्हाट इज़ ZD, ZD जो है अपन ने पढ़ा था डाइपोल का जो होता है इनपुट इम्पीडेंस होता है। डाइपोल का इनपुट इम्पीडेंस अपन ने लास्ट क्लास में डेरिवेशन किया था, इसकी वैल्यू 73 निकल के आई थी। तो उसका अगर अपन 4 टाइम करते हैं तो इनपुट इम्पीडेंस कितना निकल के आता है, अराउंड 300 ओम के आसपास निकल के आता है। तो दिस इज़ द बेसिक डेरिवेशन ऑफ फोल्डेड डाइपोल एंटीना फॉर इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। तो जब भी 300 ओम की जो ट्रांसमिशन लाइन होगी उसके लिए अपन फोल्डेड डाइपोल एंटीना यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि जेड इनपुट की जो वैल्यू है इसके लिए कितनी निकल के आती है, 300 ओम निकल के आती है, ठीक है। इस वजह से जो अपन स्टार्ट में किया था ना, स्टार्ट में जो अपन पढ़ के आए थे यहाँ पे कि, ठीक है, ये लाइन अपन ने पढ़ी थी ना, इट इज़ यूटिलाइज फॉर 300 ओम ट्रांसमिशन लाइन। क्यों किया जाता है, क्योंकि अपने पूरा डेरिवेशन करके देखा यहाँ पे, और जेड इनपुट की जो वैल्यू है 300 ओम निकल के आई है, ठीक है। डाइपोल एंटीना से 4 गुना ज़्यादा, 4 × ZD। इस वजह से जो अपन 300 ओम के लिए जो है अपन फोल्डेड डाइपोल एंटीना का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है ना। और इस डेरिवेशन को भी अच्छे से आप घर पे प्रैक्टिस करिए, ये आपका असाइनमेंट है, और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और बहुत ईजी जो है डेरिवेशन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अपन जो है अब फोल्डेड डाइपोल एंटीना के अगर अपन n एलिमेंट का पैरेलल में लगा लेते हैं, उसकी कैलकुलेशन के बारे में तो स्टडी करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स जो होते हैं फोल्डेड डाइपोल एंटीना, उसको अगर जैसे अपन n, जैसे एक तो अपन ये लगा दिया फोल्डेड डाइपोल एंटीना के, ऐसे बहुत सारे अपन ने n पैरेलल में लगे कनेक्ट कर ली फोल्डेड डाइपोल एंटीना, तो उसके लिए इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू कितनी होती है, इसकी डेरिवेशन करने की अपनी जरूरत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है, जो बेसिक जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके अंदर आपको मिल सकता है। तो कितनी होती है जेड इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू, n² × ZD, n² × ZD के बराबर होती है। n² मतलब कहने का समझ, जितने आपने पैरेलल में फोल्डेड डाइपोल एंटीना लगाए हैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दिया कि 4 फोल्डेड डाइपोल एंटीना पैरेलली कनेक्ट किए हैं, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4 स्क्वायर हो जाएगा इंटू इनपुट इम्पीडेंस कितना 73 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो बेसिकली जो है इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ओके। इस तरीके से इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू निकल के आती है। सो n एलिमेंट को अपन ने कनेक्ट करना सीखा। एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे अपन, फोल्डेड डाइपोल जो एंटीना होती है उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होती है, ठीक है। सबसे पहले FM जो ब्रॉडकास्ट होता है, बैंड रिसीविंग एंटीना, उसके अंदर होती है। FM जो होता है ना, उसके अंदर अपन फोल्डेड डाइपोल एंटीना का यूज़ करते हैं। TV के अंदर फोल्डेड डाइपोल एंटीना अपन यूज़ करते हैं। एंड ड्राइविंग एलिमेंट जो होते हैं ना, जो यागी उड़ा एंटीना होता है एक तरीके का, वो अपन आगे स्टडी करेंगे, उसके अंदर अपन इसका यूज़ करते हैं। और आगे आने वाली क्लास में इसका अपन अच्छे से स्टडी करेंगे, यागी उड़ा एंटीना, हाँ। तो उस टाइम अपन देखेंगे कि उसके अंदर भी फोल्डेड एंटीना का यूज़ होता है, और जो मैचिंग होती है ना डिफरेंट नेटवर्क की, उसके अंदर जो है फोल्डेड डाइपोल एंटीना का अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ फोल्डेड डाइपोल एंटीना, है ना। दीज आर द की पॉइंट ऑफ फोल्डेड डाइपोल एंटीना। अब इसके बाद जो अपन स्टडी अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है कुछ एरेज के बारे में। एंटीना के जो बेसिक एरे होते हैं उसकी अपन स्टडी स्टार्ट जो करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, अपन एरे यूज़ करते हैं। बहुत सारे जो
एंटीनाज होते हैं उनका एक कलेक्शन बनाने के लिए अपन इस तरीके से एरे यूज़ करते हैं। सो बेसिक अपन देखते हैं क्या होता है। बेसिक ऑफ एंटीना एरे क्या है। इन सम वायरलेस कम्युनिकेशन एप्लीकेशन वी नीड टू हैव नैरो बीम फॉर लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अंडरस्टूड। होता क्या है कि जो कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन है उसके अंदर उनको क्या चाहिए होता है, नैरो बीम चाहिए होती है लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। जो जितना डिस्टेंस ज़्यादा है उसके लिए अपन को नैरो बीम चाहिए होती है, ठीक है। और नैरो बीम किस तरीके से करी जाती है, उसके जो है दो ही मेथड होते हैं, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल ओनली वर टू मेथड। मतलब जो लार्ज डिस्टेंस के लिए अगर अपन को कम्युनिकेशन करना है, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस के लिए अपन को कम्युनिकेशन करना है, तो अपनी बीम कितनी होनी चाहिए, बहुत ही नैरो होनी चाहिए। सो बीम को नैरो करने के लिए अपन दो तरीके के काम लेते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है इंक्रीज इन द साइज़ ऑफ एंटीना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एंटीना की साइज़ बहुत बड़ी कर दे जाते हैं। एंटीना की साइज़ अगर अपन बहुत बड़ी कर देते हैं तब अपन क्या होता है कि अपन लार्ज डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन कर पाते हैं और बीम जो होती है उसकी विड्थ होती है जो नैरो रहती है काफ़ी। और दूसरा जो तरीका होता है यूजिंग एंटीना एरे। एंटीना एरे को अपन यूज़ करके जो है अपनी जो बीम की विड्थ है उसको बहुत नैरो कर सकते हैं और जो है लार्ज डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो बेसिकली क्या होता है, जब अपन साइज़ ऑफ एंटीना इंक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, इससे क्या होता है गेन जो होता है ना एंटीना का वो इंक्रीज़ हो जाता है साइज़ इंक्रीज़ करने से। पहला पॉइंट जो अपन पढ़ा ना यहाँ पर ये वाला इंक्रीजिंग साइज़ ऑफ द एंटीना, तो इससे क्या हो जाता है कि गेन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, बीम जो होती है वो कैसी होती है, बीम जो होती है वो कैसी होती है, नैरो रहती है बहुत ज़्यादा। ये दो तरीके हैं, ठीक है। और सेकंड जो है यूजिंग एंटीना एरे। अब एंटीना एरे जो है उसकी अपन को स्टडी करनी है। साइज़ तो अपन बढ़ा सकते हैं, उसमें अपन को स्टडी क्या करनी है, मतलब बड़ा कर दो एंटीना तो उसकी बीम जो होती है नैरो हो जाती है और लार्ज कम्युनिकेशन जो होता है। लेकिन हर जगह अपन जो एंटीना को बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, एंटीना को जो एरे का इस्तेमाल करते हैं यूजिंग एंटीना एरे। अब एंटीना एरे क्या होता है उसकी अपन स्टडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंटीना फॉर्म बाय मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ एंटीना इज एंटीना एरे। बहुत ही सारे जो एंटीना होते हैं, बहुत सारे एंटीना का जो फॉर्मेशन होता है उसको अपन एंटीना एरे बोलते हैं, ठीक है। एंटीना फॉर्म बाय मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ एंटीना। मल्टीपल बहुत सारे एंटीना के जो एलिमेंट होते हैं उससे जो एरे बनता है उसको अपन एंटीना एरे बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स से बना हुआ एंटीना, बहुत सारे एलिमेंट से बना हुआ एंटीना एंटीना एरे कहलाता है, जिसमें बहुत सारे एंटीना है ना, कहने के सेंस बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर जिससे वो एंटीना फॉर्म हुआ है, उसको अपन एंटीना एरे बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है इसकी स्टडी अपन धीरे धीरे आगे इसको और अच्छे से समझते हैं। इन मोस्ट केसेस एलिमेंट्स ऑफ एंटीना एरे आर आइडेंटिकल। दिस इज़ नॉट नेसेसरी बट इट इज़ कन्वीनियंट, सिंपलर है, मोर प्रैक्टिकल होता है। एक्चुअली क्या है इसके अंदर कि है ना, सो बेसिकली क्या होगा इसके अंदर जो एरे अपन यूज़ कर रहे हैं उसके जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, है ना। वैसे ऐसा हर केस में नहीं होगा, कुछ टिपिकल केस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर जो एरे के एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। लेकिन अपनी जो स्टडी यहीं तक है कि जो डिफरेंट जो एलिमेंट है वो कैसे ले रहे हैं, अपन सेम ले रहे हैं। जो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, नीचे अपन जो डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं, सो एक जो डायग्राम है वो सिंगल डायमेंशनल एरे का है, ठीक है। ये वाला फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे वो कैसा है, सिंगल एलिमेंट जो है सिंगल डायमेंशन का। इसके अंदर सिर्फ अपन एक ही डायमेंशन की बात करेंगे, या तो अपन जो एलिमेंट लेंगे वो एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे, या फिर अपन वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे, या फिर अपन जेड एक्सिस के ऊपर लेंगे, ठीक है। तो जो एलिमेंट अपन ले रहे हैं सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर वो एक ही डायमेंशन के अंदर लिए जाएंगे, तो ये हो जाएंगे सिंगल डायमेंशन एरे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है प्लेनर की अपन बात करेंगे। तो इसके अंदर जो भी एरे बनेंगे ना, अब जैसे अपन एक्स एक्सिस पे ले रहे तो कहने का सेंस क्या है, यहाँ पे 1,0 पे आ गया, 2,0 पे आ गया, 3,0 पे आ गया। तो ये सब क्या कह रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर ही चेंज हो रहा है सब, ठीक है। वाई एक्सिस के अंदर अपन कोई भी नहीं ले रहा, और जब भी अपन वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे तब अपन एक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर जब जेड एक्सिस की बात करी जाएगी तो जब जेड एक्सिस की जब बात करी जाएगी तो उस टाइम क्या होगा इसके अंदर है ना, जेड एक्सिस की जब बात करेंगे तब सिर्फ जेड एक्सिस के ऊपर अपन चेंजेस करेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है तीन डिफरेंट जो है अपन डायमेंशन के अंदर जो है चेंजेस करेंगे सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर, ठीक है। तो ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर जो सारी स्टडी जो होती बेस होती है वो होती प्लेनर एरे, ठीक है। प्लेनर एरे के अंदर अपन पूरे प्लेन की बात करेंगे। कहने का सेंस ये है कि इस तरीके से जो है प्लेन बनाएंगे, जैसे है ना, ये प्लेन में एक्स वाई जेड। तो कहने का सेंस ये अपन अगर इन दोनों एक्सिस को ऐड कर लेते हैं, एक्स और वाई को ऐड करते हैं तो एक प्लेन बन जाता है। तो इस प्लेन के ऊपर जो भी अपन पॉइंट लेंगे ना, ये पॉइंट, तो इसके अंदर क्या होगी, जेड की वैल्यू तो जीरो होगी, लेकिन एक्स और वाई की है ना उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ जो सर्टेन वैल्यू होगी एक्स और वाई की। तो उस वाले पॉइंट की जो एरे बनेगी उस वाले पॉइंट का जो कलेक्शन बनेगा ना, कलेक्शन ऑफ दीज पॉइंट्स इज़ कॉल्ड एज प्लेनर एरे, ठीक है। अब ये तो एक्स वाई एक्सिस की बात हो गई। वैसे अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे
वाई एक्सिस को 0 रख के एक्स और जेड एक्सिस के ऊपर भी अपन कलेक्शन ले सकते हैं एलिमेंट्स का। और इसी तरीके से अपन अगर इस प्लेन की बात करें जिसके ऊपर जो है एक्स एलिमेंट 0 है, ठीक है, और सिर्फ वाई और जेड एलिमेंट अगर रहेंगे तो अपन वो अपना कौन सा प्लेन हो जाएगा, वाई और जेड प्लेन हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो है इसके दो अपन ने पास देखे हैं, एक तो प्लेनर एरे और एक सिंगल डायमेंशन एरे। तो इनको किस तरीके से अपने डिवाइड किया, एक को अपन सिर्फ एक्सिस के ऊपर लिया है, दूसरे को अपन पूरे प्लेन के ऊपर लिया है, ठीक है। सो इनका जो कलेक्शन होगा ना, इस प्लेन के ऊपर आने वाले जो भी एलिमेंट एरे है उनका कलेक्शन होगा ना, वो हो जाएगा इसका प्लेनर एरे का कलेक्शन, ठीक है। और इसके अंदर हो जाएगा वो सिंगल डायमेंशन एरे का कलेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से अपन दो कलेक्शन करते हैं। अब अगर इसको अगर अपन लैंग्वेज भी बात करें तो किस तरीके से अपन इसको नोट डाउन करेंगे। सो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहला पॉइंट अपन ने देख लिया कि जो पॉइंट्स अपन लेते हैं, एलिमेंट्स लेते हैं, वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, इफ एरे अरेंज इन वन एक्सिस एक्स वाई और जेड देन इट इज सेड टू बी सिंगल डायमेंशन एरे और लीनियर एरे, ठीक है। तो एक्स वाई जेड तीनों में से किसी एक ही एक्सिस के ऊपर अगर अपन चलेंगे तो फिर वो एरे कैसे कहलाएंगे, सिंगल डायमेंशन एरे कहलाएंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट विल बी कॉल्ड एज सिंगल डायमेंशन एरे और लीनियर एरे, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म जो है ना, ये वाली है लीनियर एरे, ठीक है। वो कैसे कहलाएंगे, लीनियर एरे कहलाएंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स और फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑन एक्स एक्सिस, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑन वाई एक्सिस, कलेक्शन ऑन एलिमेंट ऑन जेड एक्सिस इज कॉल्ड एज लीनियर एरे, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है प्लेनर की अगर हम बात करें तो एक एरे इन प्लेन, विच प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन, देन इट इज सेड टू बी टू डायमेंशन एरे और प्लेनर एरे, ओके। तो जब भी अपन प्लेन के ऊपर कोई एलिमेंट का कलेक्शन लेंगे, किसी भी प्लेन के ऊपर, एक्स वाई प्लेन के ऊपर ले लिया, वाई जेड प्लेन के ऊपर ले लिया, एक्स जेड प्लेन के ऊपर ले लिया, द कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट इज कॉल्ड एज प्लेनर एरे। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एरेज, ओके। एंटीना, व्हाट इज एंटीना एरे, दिस काइंड ऑफ एलिमेंट और वी कैन से दैट कलेक्शन ऑफ दीज पॉइंट इज कॉल्ड एज एंटीना एरे। सो इस तरीके से जो है अपन एंटीना एरे को डिस्ट्रीब्यूट करते दो पार्ट करते हैं, ठीक है, लीनियर एंड प्लेनर, ओके। अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं वो अपन अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ओके। सो बेसिकली है ये जो मैंने आपको अभी स्टडी कराया, इसको आप अच्छे से नेक्स्ट क्लास के अंदर रिवाइज जरूर करिए। इसके आगे ही जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इससे जुड़े हुए हैं जो आपको अच्छे से जो है क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना। ओके स्टूडेंट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। एंड वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू, जो भी मैंने डेरिवेशन आपको आज करवाया है ये वाला रेजिस्टेंस वाला इम्पीडेंस का, इसकी आप कैलकुलेशन ज़रूर करिएगा। ये जो इनपुट इम्पीडेंस का डेरिवेशन जो है ना, ये बार बार आगे भी पूछा जाता है। सो इसके अंदर आप कुछ भी जो है डिले नहीं रखते, है ना। इनपुट इम्पीडेंस का जो अपन पहले डेरिवेशन डाइपोल के अंदर करके आए हैं, वैसे ही वैसे अपन ने यहाँ पर भी सेम किया। तो डाइपोल के अंदर अपन ने देखा था कि जेड डी की वैल्यू 73 ओम निकल के आई थी, है ना। 73 वहाँ पर निकल के आई थी और उसके बाद सीधा इसका 4 गुना कर दिया। अब जो इसको जिसने ये वाला डेरिवेशन वहाँ पर अच्छे से पढ़ रखा है, जेड डी की अपन ने कैलकुलेशन यहाँ पर करी है ना, जिसने वहाँ पर पढ़ रखा है उसको तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है वो लेक्चर अच्छे से नहीं देखा, उसको पता नहीं चला होगा कि जेड डी कहाँ से आया है ना। जेड डी की वैल्यू कितनी होती है, डाइपोल एंटीना का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 73 ओम, 73 ओम, ठीक है। और उसी का अपन यहाँ पे 4 टाइम कर रहे हैं इनपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए। इसका पूरा डेरिवेशन के उनको क्या समझ में आया कि जो अपना फोल्डेड डाइपोल एंटीना होता है उसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो कितना होता है, 4 इंटू जेड डी के बराबर होता है। तो 4 इंटू जेड डी की वैल्यू अपन डायरेक्ट रख रहे हैं यहाँ पे 73 ओम, इसका डेरिवेशन अपनी लास्ट क्लास में करके आए। तो फिर इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 300 ओम के आसपास ये निकल के आया है, क्योंकि अपन को डायरेक्टली ये चीज़ बता रहा है कि जो फोल्डेड डाइपोल एंटीना होगा उसके अंदर अपन जो ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसका इम्पीडेंस होनी चाहिए 300 ओम, है ना, इस तरीके से। सो अगर अपन फील्ड वर्क की बात करें, प्रैक्टिकल वर्क की बात करें, तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली बताया जाएगा कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसका इनपुट इम्पीडेंस इतना है 73 ओम है, तो कौन सा एंटीना यूज़ करना है। तो डायरेक्टली आपको यही बताना है कि डाइपोल एंटीना वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू के अंदर भी पूछे जा सकते हैं और कुछ आपके जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये छोटी छोटी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए ना। और अगर आपको इस तरीके से अगर पूछा जाए कि जो अगर अपनी ट्रांसमिशन लाइन है उसका जो है इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू 300 होगा, तो हमको कौन सा जो है एंटीना यूज मिलेगा, तो उसका आंसर क्या होगा, फोल्डेड डाइपोल एंटीना, ठीक है, फोल्डेड डाइपोल एंटीना। सो
सो दिस इज़ द बेसिक नॉलेज ऑफ फोल्डेड डाइपोल एंटीना। और ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर जो अपन आज स्टडी करेंगे कि अगर अपन एलिमेंट्स के अंदर अगर बात करें कि एन एलिमेंट अगर अपन लगा लेते हैं फोल्डेड डाइपोल एंटीना के एक साथ में, तो उसका इनपुट इम्पीडेंस कितना होगा। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो कई बार फंसा देता है। तो वहाँ पे क्या होगा, जेड इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू एन स्क्वायर इंटू डी जेड या फिर जेड डी अपन इस तरीके से कह सकते हैं ना। तो सीधा सा अपन को क्या करना है, जितने भी पैरेलली अपन ने कनेक्ट किए उसका स्क्वायर कर लो। जैसे 4 फोल्डेड डाइपोल एंटीना या फिर मान लो कि 5 फोल्डेड डाइपोल एंटीना अपन ने पैरेलली कनेक्ट किए, तो 5 स्क्वायर मतलब 25 को जेड डी से मल्टीप्लाई करो। जेड डी कितना होता है, 73 है। इन दोनों का आपसे मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्टली आपके पास जो इनपुट इम्पीडेंस है इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज़ रिवाइज ऑल दिस कॉन्सेप्ट सो दैट नेक्स्ट क्लास विल बी ईजियर फॉर यू, है ना। अगली क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी अपन करने वाले हैं। तो जो भी अपन ने एंटीना एरे की स्टडी करी वो अच्छे से आप करके आइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।